बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब तक हमने 5 लेक्चर्स में सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं। लाइक सोशल बिहेवियर क्या है और उसको किस किस पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है, उसके जनरल प्रिंसिपल्स देख चुके हैं हम। 7 प्रिंसिपल्स होते हैं सोशल बिहेवियर के। फिर उसके बाद हमने उसके फैक्टर्स देखे हैं, बिहेवियर पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करी होती हैं। जेनेटिकली भी देखा, कल्चर के थ्रू भी देखा, और एनवायरमेंटल का भी इन्फ्लुएंस होता है, इर्द गिर्द के माहौल का, नेबरहुड का, स्कूलिंग का, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का, आपके बिहेवियर पे। इसके बाद हमने मेंटल हेल्थ पढ़ा, मेंटल हेल्थ और सोशल बिहेवियर का क्या रिलेशन है वो देखा। देन हमने देखा कि मेंटल इलनेस क्या चीज़ होती है, फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, ट्रीटमेंट भी पढ़ा। फिर हमने अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ा। डिजीज़ेस कल हमने पढ़ी थी, कल के लेक्चर में एपिलेप्सी थी उसमें, और भी मेंटल डिसऑर्डर्स थे, फोबियाज थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिया, राइट। आज जो है हम पढ़ेंगे मेडिकेशन, ठीक है। Today is our topic is difference between traditional and holistic medicine. What is traditional medicine and what is holistic medicine? First we will discuss what is traditional medicine. Traditional medicine ये होती है जो हम आमतौर पे जड़ी बूटियों से इस्तेमाल करते हैं, हकीमों से लेके, ठीक है। पुराने वक्तों से चलती आ रही हैं यही, हकीमों से दवाइयाँ लेना। तो डायग्नोसिस भी वही करते थे और ट्रीटमेंट भी वही करते थे, हिकमत का इलाज जिसको बोलते हैं। और होलिस्टिक मेडिसिन होती है बेसिकली, ट्रेडिशनल में हम सिर्फ डिजीज पार्ट जो होता है ना, जैसे किसी को घुटने का दर्द है तो सिर्फ घुटने की दवाई दी जाएगी दर्द की। लेकिन जो होलिस्टिक मेडिसिन है उसमें ये होगा कि आप सिर्फ डिजीज पार्ट का जो है इलाज नहीं करते, बल्कि एक पूरे पर्सन की वेलनेस और रिस्टोरिंग, उसकी हेल्थ को रिस्टोर करते हो। जैसे कि उसका माइंड किस तरह से चल रहा है, बीमारी के वक्त वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, या एक पार्ट में अगर उसके बीमारी हो रही है तो वो किसी दूसरे तरीके से उसको तकलीफ तो नहीं पहुंचा रही है। इसको होलिस्टिक मेडिसिन बोलते हैं। द ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन ट्रीट्स द डिजीज पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, while holistic medicine aims at restoring health and wellness of a person as a whole rather than focusing on the diseased part. मतलब जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन है ना, एलोपैथिक मेडिसिन हकीमों वाली जो होम्योपैथिक होती है उसको एलोपैथिक, या उसमें वैसे ये भी आ जाती हैं आजकल की जो दवाइयाँ एलोपैथिक जो हम फार्मेसी से लेते हैं या मेडिकल स्टोर से लेते हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, ये भी इसमें आ जाती है। ट्रीट्स द डिजीज पार्ट, पहले ट्रेडिशनली जो था वो सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज होता था। तो ट्रेडिशनली डिजीज पार्ट सिर्फ जो होगा बॉडी, जहाँ आपको चोट लगी है, जो आपको बीमारी है, सिर्फ उसी का इलाज होगा। लेकिन होलिस्टिक मेडिसिन में आप डॉक्टर्स जो है वो क्या देखते हैं कि इंसान की ओवरऑल हेल्थ जो है वो ठीक होनी चाहिए, पर्सन जो है वो स्पिरिचुअली भी ठीक होना चाहिए और बॉडीली भी ठीक होना चाहिए, रादर देन फोकसिंग ऑन द डिजीज पार्ट। सिर्फ बीमारी जो है उसको वही ठीक ना हो, पूरा के पूरा सेहतमंद हो, इम्यूनिटी उसकी बहाल हो। नेक्स्ट इज बायो साइकोसोशल मॉडल। अब ये क्या चीज़ है? टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीजेज and arriving at a rational treatments and patterns of healthcare, medical model must take account for the patient to deal with disruptive effects of illness. अब इसमें होता क्या है, जो बीमारी है ना उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, पहले उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी बेसिस देखी जाती है वो क्या है, एंड अराइविंग एट ए रैशनल ट्रीटमेंट्स, फिर आप आते हैं रैशनल ट्रीटमेंट्स जो जो उसके हो चुके हैं या जो करने हैं आपके पेशेंट के डिजीज्ड पार्ट्स के, ठीक है। एंड पैटर्न्स ऑफ हेल्थ केयर, फिर हेल्थ केयर के पैटर्न्स क्या होंगे, वो पैटर्न्स हम पढ़ चुके हैं। आपने हॉस्पिटल में देना है या कम्युनिटी में देना है, प्राइवेट हेल्थ केयर आपने देनी है या पब्लिकली उसको हेल्थ देनी है, केयर देनी है। फिर मेडिकल मॉडल जो है वो देखा जाएगा फॉर द पेशेंट टू डील विद डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट्स ऑफ इलनेस, जो बीमारी के उसके डिस्ट्रप्ट कर रही हैं, उसके असरात बहुत बुरे पड़ रहे हैं उसके बिहेवियर पे या उसके जो माइंड पे, इस सारी चीज़ों को इस मॉडल में देखा जाता है। This model uses the concept of systems theory given by George Engel, an American psychiatrist in 1977. George Engel था एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट था, उसने ये सिस्टम दिया था सिस्टम्स थ्योरी, ठीक है। उसके बेस पे जो है ये बायोसाइको सोशल मॉडल बनाया गया।
इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे? बायोलॉजिकल सिस्टम नंबर 1, साइकोलॉजिकल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम क्या कहता है? बायोलॉजिकल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और मॉलिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीजेस देखते हैं। मतलब बॉडी के किस पार्ट में हुई है बीमारी, फिर देखेंगे बायोकेमिकल, उसकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, जिसकी वजह से बीमारी जो है वो बढ़ रही है या कॉज हुई है, एंड मॉलिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीजेस। फिर हम देखेंगे कोई जीन्स में कोई इफेक्ट तो नहीं है, कोई जीन्स जो में आपके डिफेक्ट तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स रिलेटेड टू लाइफ, वी विल स्टडी द डिजीज्ड पार्ट। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल सिस्टम। इसमें क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कि पर्सनैलिटी जो है कि जिसको इलनेस है उसका रोल क्या है, एटीट्यूड्स उसके क्या हैं, इमोशंस क्या क्या हैं उसके, बिहेवियर कैसा है उसका बीमारी के दौरान, पहले कैसा था और अब कैसा है, एंड अदर डायनामिक फैक्टर्स ऑन जेनेसिस ऑफ इलनेस, कि इलनेस जो है ना बीमारी वो पैदा कैसे हुई, फॉर्मेट कैसे हुई, और उसके रवैये पहले इंसान के क्या थे, क्या कहीं वो स्ट्रेस तो नहीं ले रहा था या कोई और उसको चीज़ तो नहीं थी। सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है अक्सर बीमारी का, लाइक शुगर हो गई, बीपी हो गया, ये स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। बल्कि हर बीमारी जो होती है वो स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, बिकॉज स्ट्रेस जो है आपकी इम्यूनिटी को बहुत लो कर देता है। इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो फॉरेन पार्टिकल्स जो होंगे कोई भी अटैक करेंगे आप पे बहुत सिवियर किस्म के, और आप बीमारी का शिकार हो जाओगे। नेक्स्ट इज सोशल सिस्टम। In this system, we study the role of family, society, culture, religion and social forces on etiology and management of illness. अब हम इसमें क्या देखते हैं सोशल सिस्टम में, सोशल बिहेवियर आप पे कैसे असरअंदाज हो रहा है, आपकी फैमिली ने आपकी केयर की है या नहीं, रिलीजन जो है वो आपकी केयर कर रहा है या नहीं, और सोसाइटी जो है वो आपकी बीमारी में आपके साथ किस तरह से मैनेजमेंट कर रही है। ये सारी चीज़ें एटियोलॉजी मीन्स उसके फूटने से पहले बीमारी के, और मैनेजमेंट ऑफ इलनेस मतलब उस जब वो हो गई और उसको मैनेजमेंट का जब टाइम आ गया तो इन सारी चीज़ों पर आप पे क्या असर हो। ये बायोलॉजिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम हो गए इसके कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन मेडिकल प्रैक्टिस। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, NPIs, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती हैं? रेफरिंग टू थेरेपी दैट डज नॉट इन्वॉल्व ड्रग्स कॉल्ड नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। ऐसी थेरेपी जिसमें आप मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। फार्माकोलॉजी का मतलब ये होता है आपका दवाइयों का इस्तेमाल, ठीक है, फॉर एनी डिजीज, उसको फार्माकोलॉजिकल थेरी बोलते हैं या थेरेपी बोलते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होती है जिसमें आप दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करें। अब उसमें आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं? दे इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन, improve treatment faith, enhance the impact of physical method of treatment and strengthen the relationship between doctor and patients. इसमें अब ये बेहतरीन जो है चीज़ें ये कैसे इम्प्रूव होती हैं जी? पेशेंट जो है वो मुतमईन हो जाता है इसमें। अक्सर लोग जो होते हैं वो ड्रग्स लेना पसंद नहीं करते, मतलब मेडिसिन लेना नहीं पसंद करते, उनसे ली नहीं जाती, उनको अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोग जो है उनको टेस्ट पसंद नहीं आता दवाइयों का, कुछ लोगों से निगल ही नहीं जाती मेडिसिन, तो वो जो है अवॉइड करते हैं, अपनी स्किप कर जाते हैं डोज। तो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है वो इन्हीं पेशेंट्स के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहले तो ये क्या करती है, पेशेंट को मुतमईन कर देती है ऐसी थेरेपी, जी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। फिर इम्प्रूव करती हैं ट्रीटमेंट फेथ, आ जाता है कि इलाज होगा तो हम बच जाएंगे। इन्हांस द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, फिर फिजिकल मेथड का जो वो इम्पैक्ट है ना उसको बढ़ा देगा। फिजिकली इसमें डील करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ते हैं कैसे इसमें इलाज किया जाता है। एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट्स। जो मेन पॉइंट है इसका, ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताई हैं मैंने, वो होगा ही किस वजह से, वो तब होगा जब डॉक्टर और पेशेंट का ताल्लुक अच्छा होगा, जब पेशेंट जो है ट्रस्ट करेगा डॉक्टर पे और डॉक्टर भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा पेशेंट को। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आती क्या क्या चीज़ें, इलाज कैसे किया जाता है। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स में नाम बता रहा है कि किसी भी इंसान का दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना। एक इंसान अगर अपनी तकलीफ किसी को बता रहा है तो अगला सुनने वाला भी है। ये नहीं है कि अगर एक इंसान बता रहा है तो दूसरे को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो। पेशेंट काउंसलिंग बहुत अच्छी हो। पेशेंट काउंसलिंग इसमें की जाती है कि डॉक्टर इतना अच्छा हो, वो पेशेंट की बात सुने, उसकी गलतियां अगर उसे डोज मिस भी हुए तो उस पर भड़के नहीं, उसको डोज को बढ़ा दे या किसी और तरह से उसको डील कर ले, प्यार से समझाए, पेशेंट को काउंसिल करे कि आप ये मेडिसिन लें, आपको बहुत अफाका होगा, आप बीमारी से बच जाएंगे, आपकी लाइफ स्पैन जो है वो ठीक हो जाएगा। और उसको कहे कि आपको कोई सिवियर बीमारी नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। उसकी विल पावर को एनकरेज करे।
थर्ड इज इंफॉर्मेशन केयर, फिर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी केयर करे डॉक्टर, ठीक है, उसके आपस में डॉक्टर और पेशेंट के आपस में ही रहनी चाहिए चीज। देन साइकोथेरेपी, साइको मीन्स रीडिंग ऑफ द माइंड, फिर डॉक्टर का ये काम है कि पेशेंट के माइंड को रीड करे कि वो उसको किस चीज का खौफ है, थेरेपी से रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग उसके क्या फेयर्स हैं और उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, सोसाइटी पे उसके क्या इफेक्ट है, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक। देन आता है क्राइसिस, फिर आएगा किस क्राइसिस से गुजर रहा है वो, इंटरवेंशन आ जाएंगी, ब्रेकिंग बैड न्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो पहला वो क्या है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वाइटल टूल इन क्लिनिकल सेटिंग्स एज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट। सबसे अहम जो क्लिनिकल सेटिंग्स क्या होते हैं, जहाँ पे मरीजों का इलाज किया जा रहा हो, क्लिनिकल सेटिंग्स डायरेक्टली, ठीक है। तो क्लिनिकल सेटिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स डॉक्टर और पेशेंट का ताल्लुक आपस में कैसा है। एग्जाम्पल, इफ डॉक्टर यूजेस मेडिकल टर्म्स एंड पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ दीज टर्म्स देन इट विल क्रिएट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको जो टर्मिनोलॉजीज बोल रहे होते हैं लेकिन पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा होता। कुछ हॉस्पिटल सेटअप में ऐसे होते हैं पेशेंट, हर तरह का बंदा आता है, कोई सराइकी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, हर कोई पढ़ा लिखा तो नहीं होता, कोई पश्तो बोलता है। तो डॉक्टर के लिए चाहिए कि वो इस वे में बात करे, उसको समझाए कि उसको समझ भी आए, आपने ये करना है, ये खाना पीना है, इस तरह से दवाई लेनी है, आपको ये बीमारी है, आप ठीक हो जाएंगे, उसकी जबान में कोशिश करे कि वो बात करे उससे, ताकि उसको समझ आ जाए। टूल्स फॉर मेकिंग अ कम्युनिकेशन इफेक्टिव, अब टूल्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज अटेंडिंग एंड लिसनिंग। अटेंडिंग इज ट्रूली फोकसिंग ऑन पेशेंट, कि आप पेशेंट को अटेंड कर रहे हो, उसको सुन, मतलब आप पहले तो उसको अटेंड कर रहे हो जी, आप उससे बात करना चाह रहे हो, उसकी बात सुनना चाह रहे हो, आप अवॉइड नहीं कर रहे हो। एंड दिस मे बी ओनली पॉसिबल इफ इंटरेक्शन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 10 is active listening. It involves hearing and making notes what a patient says. Doctor must focus on the words the patient use and pay full attention to other features saying such as timing, volume, pitch, pronunciation, frequency, pauses and body language. That is facial expression, use of gestures, eye contact, body position and body movement. अब एक्टिव लिसनिंग कैसे होती है, इसमें आपकी इन्वॉल्व होती है हेयरिंग और फिर पेशेंट की जो एंड मेकिंग नोट्स व्हाट अ पेशेंट से, जो जो पेशेंट कहता जा रहा है उसको एक डॉक्टर फाइल में लिखता जा रहा है, उसको बोलते हैं पेशेंट हिस्ट्री लेना। डॉक्टर मस्ट फोकस, जो जो डॉक्टर को फोकस करना है, पेशेंट ने क्या अल्फाज यूज किए हैं, उसकी टाइमिंग क्या थी बोलने की, उसकी साउंड की पिच क्या थी, प्रोनाउंसिएशन उसने क्या इस्तेमाल की है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या थी किसी चीज को बोलने की, कहाँ पे वो रुका है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, कहीं वो स्ट्रेस में तो नहीं है, ठीक है, कहीं वो झूठ भी बोल सकता है, कहीं पे वो बता रहे हो कि जी नहीं इसको ये मसला तो नहीं है, क्योंकि एक बीमारी से और जुड़ी हुई कई बीमारियां भी निकल आती हैं, तो कोई अपने आप को छुपा तो नहीं रहा, दवाई उसने पूरी ली है। अक्सर लोग पेशेंट छुपा जाते हैं डॉक्टर के आगे, हमने नहीं दवाई स्किप की थी, लेकिन वो बताते नहीं है। यूज ऑफ जेस्चर्स, इशारों का इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है, आई कॉन्टेक्ट कैसा है उसका, बॉडी पोजीशन क्या है और बॉडी मूवमेंट क्या है, इस चीज से रिलेटेड वो उसका माइंड भी पढ़ेगा डॉक्टर, उसकी बॉडी को भी देखेगा, ठीक है, और उसको बीमारी भी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज वर्बल टेक्निक्स। वर्बल टेक्निक्स क्या होती हैं, दीज आर पाइवोटल इन मेकिंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिव, दीज आर वाइटल स्किल्स फॉर डॉक्टर एंड ही कैन बी मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस ओनली। एनी वर्बल कम्युनिकेशन इन अ क्लिनिकल सेटिंग इन्वॉल्व द 6 components: questioning, funneling, paraphrasing, selective reflection, empathy reflection and summarizing. वर्बल टेक्निक्स होती हैं बोलने से रिलेटेड, ठीक है, इसमें अब 6 कंपोनेंट्स हैं, वो समझेंगे तो आपको इस चीज की समझ आएगी। नंबर 1 इज क्वेश्चनिंग। इट इन्वॉल्व्स आस्किंग ओपन, क्लोज्ड और लीडिंग क्वेश्चंस टू गेन इंफॉर्मेशन, एनकरेज द पेशेंट टू टेल हिज और हर स्टोरी, ठीक है, and gaining clarifications. Questions are used for exploration of a particular aspect of the patient. अब हर पेशेंट से जो है ना खास किस्म के उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। कुछ होते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस और कुछ होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड में ये होता है एक स्टेटमेंट दे दी है डॉक्टर ने कि जी ऐसी एक बीमारी होती है, फिर नीचे सवाल वो ये करेगा कि आपको होती है या नहीं होती है, क्या आपको खांसी तो नहीं आती। जैसे आपको जी बुखार है तो वो आपसे इस लिहाज से पूछेगा, अच्छा इस पे आप बता सकते हैं आपको खांसी तो नहीं है, आप कहोगे नहीं है। आपको बुखार तो नहीं हो रहा, वो खुद से बता रहा है, आप कहोगे हाँ या ना में जवाब दे दोगे, ये हो गए क्लोज्ड एंडेड।
ओपन एंडेड में अब वो कहेगा जी आपको मसला क्या है, तो हर चीज़ आप खुद से बताएंगे, अपना ओपिनियन देंगे। और ये सवाल हर पेशेंट के लिए अलग होंगे, जिसकी जो बीमारी होगी वो पेशेंट को देख के वो जो है आपसे सवाल करेगा, डॉक्टर किसका क्या कैलिबर है। नेक्स्ट इज फनलिंग। फनलिंग जो होती है वो टेक्निक होती है इन विच कन्वर्सेशन फॉर्म फ्रॉम अ ब्रॉडर एरिया टू मोर स्पेसिफिक एरिया। फनलिंग में इस तरह की टेक्निक होती है, आप ब्रॉडर एरिया से आके बहुत ज्यादा फिर स्पेसिफिक हो जाते हो, खास मतलब जनरली बीमारी से, नजला खांसी जुकाम से आप आ जाते हो। अगर आप खुदा ना खास्ता किसी को दिमाग की बीमारी है तो वहां पे फिर वो ऐसे चलता चलता जो है ना स्पेसिफिक होता जाता है टेक्निक के थ्रू। तो ये वर्बल टेक्निक होती है। देन इज पैराफ्रेजिंग, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड्स दैट पेशेंट सेड, कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग, जो पेशेंट ने अभी आखिरी अल्फाज कहे होते हैं उनको जो है ना रीफ्रेज करना। अच्छा जी तो आपको ये बीमारी है, अच्छा जी तो ये मसला है, तो इससे ये नहीं हो जाएगा, तो कभी इससे ऐसे हुआ है, इस तरह की टेक्निक होती है, इसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन। सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन जो है वो टेक्निक है, रेफर्स टू कन्वे अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द फीलिंग्स द लिसनर हैज हर्ड। अब सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन ये होगा, आपने पेशेंट ने जो है डॉक्टर को ये चीजें बता दी, ये मसला है, अब जो उसने परसीव किया है, जो डॉक्टर ने सुना है, वो उस चीज को दोबारा दोहराएगा, ये मसला है आपको जी, उसने ये सुना है। इससे ये होगा, पेशेंट जो है अगर उसने वो चीज नहीं बोली है या बोली है और डॉक्टर ने नहीं सुनी है तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये है वर्बल टेक्निक्स और कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट इज एम्पैथी बिल्डिंग, इंश्योर द लिसनर दैट हिज हर फीलिंग हैज बीन वेल अंडरस्टूड। फिर लिसनर को ये इंश्योर होना चाहिए कि उसने एम्पैथी मतलब एक हमदर्दी जो है वो बिल्डअप होगी, उसने अच्छे से सुनी है एक पेशेंट की बात। नेक्स्ट इज समराइजिंग, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ मेन आइडियाज एंड फीलिंग्स टू शो अंडरस्टैंडिंग्स। फिर इसमें समराइज हो जाती है हर चीज के, आपने हर चीज बताई है और उसने हर चीज सुनी है अच्छे तरीके से और हर चीज हाईलाइट होगी है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग साइकोथेरेपी। काउंसलिंग इज अ टेक्निक दैट एम्स टू हेल्प पीपल टू हेल्प themselves by the development of special relationship between counselor and patient or his or her family members, colleague or anybody who seeks counsel. काउंसलिंग एक टेक्निक होती है, कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत जो है ना एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं और काउंसलिंग हासिल करते हैं। जी उनको टेंशन हो रही है, उनको एक कोई डॉक्टर नसीहत कर देगा, आप ऐसे नहीं ऐसे लेके चले, प्यार मोहब्बत से। तो पेशेंट और डॉक्टर का एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एवरीडे कन्वर्सेशन बट एम्स एट डेवलपिंग अ पर्सनस अंडरस्टैंडिंग। ये कब होती है, ये तब होती है जब पर्सन की जिसको जरूरत है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप हो जाए डॉक्टर के साथ, और ऑर्डिनरी नहीं होता, हर रोज नहीं होता। एंड प्लेस हिम इन अ पोजीशन वेयर ही कैन इनिशिएट अ कंस्ट्रक्टिव चेंज। वो वहां पे आके काउंसलिंग चाह रहा होता है जब वो वाकई अपने अंदर कोई चेंज चाह रहा होता है कि मुझे अब बदलना है अपना आप, अब मुझे डिप्रेशन में नहीं रहना, तो वो काउंसलिंग हासिल करने की कोशिश करते हैं। काउंसलिंग आर साइकोथेरेपी आर बोथ टॉकिंग थेरेपीज दैट ऑफर चांसेस टू पीपल टू लिव बेटर। काउंसलिंग जो है अब लोगों की कैसे मदद कर सकती है, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स ऑनेस्टली एंड ओपनली। आप लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो क्योंकि एक ट्रस्ट डेवलप हो गया ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करोगे, जिस पे आपको ट्रस्ट होगा। डील विद इश्यूज दैट आर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम अचीविंग देयर गोल्स एंड एम्बिशंस। कुछ लोगों को मसला आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो लोग भी जाते हैं काउंसलिंग के लिए। फिर उनके जो उनको मसाइल आ रहे होते हैं उनके साथ डील करते हैं डॉक्टर्स कि वो अपने गोल्स और एम्बिशंस को अचीव करने में आसानी महसूस कर सकें। नेक्स्ट इज हैव अ मोर पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। कुछ नेगेटिव पीपल भी हो जाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से नेगेटिविटी आ जाती है उनमें, तो पॉजिटिव आउटलुक लाने के लिए जिंदगी पे हर इंसान से उनको मसला हो रहा था तो वो काउंसलिंग की तरफ जाते हैं, जिंदगी में रहना मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई दे गो फॉर काउंसलिंग। और फिर जो है उनको हेल्प मिलती है इससे कि पॉजिटिव आउटलुक, जिंदगी के बारे में वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आती है और वो फिर करेजियस हो जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग aims at establishing a relationship of mutual trust so that patient feels secure and better. पेशेंट जो है जब रिलेशनशिप म्यूचुअल हो जाएगा, ट्रस्ट बहाल हो जाएगा डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान, पेशेंट हर चीज बताएगा, डॉक्टर की बात मानेगा भी, तो फिर एक सिक्योर और बेटर फील करेगा मरीज जो है। अचीविंग अ डीपर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड लर्निंग द स्किल्स टू सॉल्व दीज इश्यूज। फिर हेल्थ से जो रिलेटेड इश्यूज होंगे उनको क्लियरली वो अंडरस्टैंड करेगा, फिर लर्न करेगा ऐसी स्किल्स कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, थ्रू काउंसलिंग पेशेंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन फॉर हिज वेल बीइंग। फिर काउंसलिंग आहिस्ता आहिस्ता पहले बातचीत करते हैं डॉक्टर
फिर ट्रस्ट बहाल हो जाता है, फिर उसको मेडिकेशन पे लाता है। अच्छा आपको ये मसला हो रहा है ना, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो मेडिकेशन ले लें, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। एंड पेशेंट फिर जो है वो लर्न करता जाता है कि साइड इफेक्ट्स अगर हो भी रहे हैं किसी मेडिकेशन के, तो उनको डील कैसे करना है। ठीक है। मैनर्स क्या है? यूज एवरीडे लैंग्वेज दैट पेशेंट अंडरस्टैंड। मैनर्स ऑफ काउंसलिंग, ये उनके लिए, ये डॉक्टर्स के लिए। काउंसलिंग के मैनर्स क्या हैं? एवरीडे लैंग्वेज जो पेशेंट अंडरस्टैंड भी कर सके, हर रोजमर्रा की जो लैंग्वेज है डॉक्टर वो बोले। यूज सिंपल वर्ड्स एंड इन लॉजिकल ऑर्डर। सिंपल वर्ड्स बोले लेकिन लॉजिकल भी होने चाहिए, कि आप उसकी जो है आउट ऑफ द ऑर्डर ना हो कोई भी बात डॉक्टर के लिए। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू गेन इन्फॉर्मेशन। क्लोज एंडेड में ये होता है सिर्फ हाँ ना हाँ ना हाँ ना हम उनसे बुलवा रहे होते हैं। ओपन एंडेड में ये होता है आप एक स्टेटमेंट बोलते हो कि आपको मसला क्या है, पेशेंट खुद से बताएगा उसको क्या क्या फील होता है, राइट। नेक्स्ट इज बैरियर्स इन काउंसलिंग। 3 obstructs are there in the barriers as a barriers in counseling. Number 1 is patient based, 2 is system based, 3 provider based. Number 1 patient based. Patient may not listen properly. सबसे ज्यादा काउंसलिंग का क्या मसला होता है, हर एक पे इफेक्ट नहीं भी हो रही होती, कुछ मरीज ठीक ही नहीं हो रहे होते क्योंकि जी वो ठीक ही नहीं होना चाह रहे होते, लिसन ही नहीं करते वो प्रॉपरली, सुनते ही नहीं है डॉक्टर की बात। सेकेंड है सिस्टम बेस्ड। द स्पेस शुड नॉट इनफ फॉर काउंसलिंग। सिस्टम बेस्ड है जहाँ पे काउंसलिंग की जा रही है वो स्पेस इनफ नहीं है, खुला माहौल नहीं है और तंग सा कंजर्वेटिव सा माहौल है। पेशेंट ही पेशेंट है, इधर उधर देखेगा और दवाइयाँ देखेगा तो मरीज पहले जाते ही हॉस्पिटल सेटअप से घबरा जाएगा। थर्ड इज प्रोवाइडर बेस्ड। फार्मासिस्ट हैव लैंग्वेज और टाइम प्रॉब्लम्स। फार्मासिस्ट की या टाइम प्रॉब्लम्स है या लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं आ रही है पेशेंट डॉक्टर ने क्या लिख के दिया, प्रेस्क्राइब क्या किया है, ठीक है। ये सारी जो है वो प्रोवाइडर मीन्स जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट्स फार्मासिस्ट। That was all about today's lecture. We have studied the difference between traditional and holistic medicine, और उसमें हमने फिर मॉडल पढ़ा, बायो साइक्लोसोशल मॉडल, फिर उसमें 3 सिस्टम्स पढ़े, बायोलॉजिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम। फिर हम एनपीआईज पे आए, एनपीआईज में कम्युनिकेटिव स्किल्स पढ़ी हमने, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है वो हमने पढ़ लिया। अटेंडिंग, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, वर्बल टेक्निक्स पढ़ ली, उसमें वर्बल से रिलेटेड जितनी थी कि क्वेश्चनिंग, फनलिंग, पैराफ्रेजिंग, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, एम्पैथी बिल्डिंग एंड समराइजिंग, ये पढ़ लिया। फिर हमने काउंसलिंग पढ़ा है, सेकंड पॉइंट, काउंसलिंग कैसे की जाती है उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है और उसकी कुछ बैरियर्स पढ़े। That was all about today's lecture. If you have any query, please do ask, but do not ask any question beside the mark. Allah Hafiz.